हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और वो क्या है? जी हाँ, वो है लीगल रीजनिंग। दो अलग अलग बातें, लीगल रीजनिंग। देखिए, जैसे कि ये नया टॉपिक है तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी हम कभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाई वी आर लर्निंग लीगल रीजनिंग। जब तक हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा तो हमें इसको पढ़ने का वो मजा, वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाएगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रीजनिंग। तो देखिए, लीगल रीजनिंग जैसे कि मैंने कहा, ये दो शब्द हैं, लीगल एंड रीजनिंग। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज लीगल। कनेक्टेड विथ लॉ मींस जो भी चीज लॉ से, कानून से कनेक्टेड है उसे हम क्या कहेंगे? लीगल। जी हाँ, आपने सही पहचाना सर। कंपनीज एक्ट 2013 ये कानून है। तो जो कानून की बुक है जो हम पढ़ते हैं तो क्या हम उसे लीगल कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना सर। कॉन्ट्रैक्ट हम जब बनाते हैं और प्रॉपर स्टैंपिंग एंड ऑल होती है, प्रॉपर सिग्नेचर एंड ऑल होते हैं, तो सर वो क्या लीगल है? जी हाँ, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो लीगल है। तो यस, लीगल चीज आपको समझ में आ गई सर। रीजनिंग भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, सोच समझ कर की गई हुई चीज है। एब्सोल्युटली। देखिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम सोच समझकर कोई भी निर्णय लें, है ना। तो क्या होता है, जब नॉर्मली लोगों की बातें सुनते हैं, फिर हम उसमें विचार विमर्श करते हैं, फिर अपना भी दिमाग इस्तेमाल करते हैं और फाइनली हम सामने की कही हुई बातों को रिप्लाई करते हैं, अपनी बातें उन्हें सुनाते हैं। तो वो क्या हमने किया? हमने सोच समझकर जवाब दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड देन मेकिंग द डिसीजन। जी हाँ, मतलब कुछ सोचना और उसके बाद उसको डिसीजन अपना सामने देना, ये कंसेप्ट होता है रीजनिंग का। तो भैया, अपना जो डिसीजन है सोच समझकर आप दोगे लीगल वे में, तो वो कहलाई जाएगी लीगल रीजनिंग। इज दैट क्लियर? देखिए, एक चीज तो हमें हमेशा याद रखनी होती है, जो भी कानूनन पढ़ाई करता है ना, सिंपल वे में हमें लॉयर दिखते हैं, जजेस दिखते हैं, राइट है, कोर्ट दिखाई देता है। वो अपनी दलीलें पेश करते हैं, वो अपनी बातें सामने पेश करते हैं। तो जब वो अपनी बातें सामने पेश रखते हैं ना, तो वो दिल और दिमाग को बैलेंस रखकर रखते हैं। इसी कंसेप्ट को रीजनिंग कहा जाता है। क्योंकि देखिए, लॉ में जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें इमोशन को पहले नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारा दिमाग क्या कहता है। कहने का मतलब, कानून की बातें अगर आपने देखी हो तो इमोशन एंड माइंड मींस हार्ट एंड माइंड दोनों की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दिया गया है माइंड को। क्यों? क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, गलत झुकाव में भी लेकर चला जाता है। तो सारे तर्क वितर्क करके जो है, कंक्लूड करके जो है कानून बने हुए हैं। तो वहां पर भी लॉयर जो है अपनी दलीलें जो है वो सोच समझकर पेश करता है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीगल रीजनिंग, इट इज अ मेथड ऑफ थॉट एंड आर्ग्यूमेंट यूज्ड बाय लॉयर्स एंड जजेस। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी मैंने कहा था, वैसे भी आपको पता ही है, जब हम मुकदमा देखते हैं तो आपने देखा होगा दो अलग लॉयर होते हैं, दो अपोजिट लॉयर होते हैं जो एक दूसरे के लिए, जो पार्टी होती है उनके लिए लड़ते हैं। वो अपनी दलीलें पेश करते हैं और सामने जो है जज बैठा रहता है, जो लॉयर की सारी बातें सुनता है कानूनन तौर, एविडेंस देखता है कानूनन तौर पर, और उसके बाद वो अपना जजमेंट देता है सूझबूझ से। किससे? सूझबूझ से। यही जो सूझबूझ है कहलाई जाती है लीगल रीजनिंग। दैट्स ग्रेट। तो a method of thought and argument used by lawyer and judges when applying legal rules to a specific interaction among legal persons। बिल्कुल सही। लीगल पर्सन्स के बीच में अगर हमें कोई लीगल रूल्स इंटरैक्ट करनी है तो हम उसे किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे? सिर्फ जो बोला है वो थोड़ी ना लिख के पढ़ देंगे कि भैया ये लिखा है, दैट्स इट, समझ लो। ऐसा नहीं होता, हमें उन्हें समझाना पड़ता है और उनकी बातें समझनी पड़ती है, और उसके बाद जो एक कॉन्क्रीट आउटपुट निकलता है वो किस बेस पर निकली? लीगल रीजनिंग के बेस पर। ठीक है। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल रीजनिंग इज व्हाट? मेथड ऑफ थॉट एंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, कोर्ट्स रूलिंग। रूलिंग एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए, नीचे लिखा हुआ है यहां पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है, रूलिंग एनी डिसीजन मेड बाय अ जज, a court,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिटिगेशन, केसेस, ट्रायल, मुकदमा इज कॉल्ड अ रूलिंग। समझ में आया? मतलब केस जो है चल रहा है कोर्ट में और फाइनल वर्डिंग जो दिए जज ने वो कहलाया जाता है रूलिंग। इसे हम जज रूलिंग या कोर्ट्स रूलिंग, स्पेशली कोर्ट्स रूलिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं। अच्छा, अभी यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले ही पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज अ कोर्ट्स रूलिंग विच इज फाउंड इन डिस्कशन और एनालिसिस सेक्शन ऑफ जुडिशियल रूलिंग। मतलब जब भी कोई केस होता है उसका जो फाइनल वर्डिंग्स होते हैं कि किस बेस पर जज ने अपना जजमेंट सुनाया और एक पार्टी को उसका हक दिलाया, उसकी डिटेल में सारी बातें लिखी होती है, इंक्लूडिंग दी सेक्शंस एंड ऑल, सब कुछ कि किस बेस पर जज ने ये सब कहा है। और ये सारी बातें जो है एक बुक में दर्ज होती हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन और एनालिसिस सेक्शन। ठीक है कि नहीं? इससे फायदा क्या होता है आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। तो मान लीजिए एग्जांपल क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर, इफ अ कोर्ट ग्रांट्स फादर कस्टडी आफ्टर अ ट्रायल ऑन अ कस्टडी इश्यू, दैट इज अ रूलिंग। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है। जनरल वे में हम कहें, जब बच्चे की कस्टडी की बात आती है तो हमेशा माँ ही को प्रायोरिटी में रखा जाता है कि भैया एक बच्चे का जो पालन पोषण है एक माँ ही सही तरीके से कर पाएगी। सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, सही बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो जनरल बातें हैं वो जनरल बातों के अलावा कुछ स्पेशल बात सामने निकल कर आती है और वहां पर सोच बूझ कर फाइनल डिसीजन ये दिया जाता है कि नहीं, यहां पर मां को कस्टडी इन कारणों से नहीं दी जा सकती है। याद रखिएगा, लीगल में हर बातें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। एब्सोल्यूट नहीं होती है का मतलब समझिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर माँ गैर जिम्मेदार है तो किस बुनियाद पर, मुझे बताइए, एक बच्चे को कस्टडी मिलेगी? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो जब नॉर्मली बोला जाता है कि माँ को जो है कस्टडी मिलती है क्योंकि पालन पोषण माँ संभालती है, ठीक है कि नहीं, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट माँ को ही मिलती है, एक वैलिड रीजन के बेस पर मिलती है। देखिए जनरली ये होता है। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि कोर्ट ने, आई मीन जज ने, कस्टडी किसको ग्रांट की? फादर को इंस्टेड ऑफ मदर, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। माँ की तरफ से कुछ इश्यूज होंगे। तो अब यहां पर जज बताएगा कि मैंने क्यों ऐसा जजमेंट दिया, उसकी डिटेल में लिखा पड़ी होती है और फाइनली वो डिस्कशन और एनालिसिस सेक्शन में प्लेस कर दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? फ्यूचर में मान लीजिए वापस कस्टडी से रिलेटेड केसेस आते हैं तो जो भी लॉयर्स हैं या इवन जो दूसरे जजेस हैं, उन्हें पता है कि भैया इस हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें माँ को कस्टडी न देते हुए फादर को कस्टडी दिया गया, उसके पीछे ये वैलिड रीजन थे। तो वो लोग उस डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बुनियाद पर जो है केस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लीगल रीजनिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है रियल लाइफ में। आर यू गेटिंग? तो देखिए वैसे एक और एग्जांपल दिया है, ऑल्सो इफ अ कोर्ट सस्टेन्स और ओवर रूल्स एन ऑब्जेक्शन टू एविडेंस रेज्ड ड्यूरिंग अ ट्रायल, दैट इज अ रूलिंग। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए दो लॉयर हैं, दो पार्टी है, एक अपनी पार्टी के फेवर में लड़ रहा है, दूसरा अपने पार्टी के फेवर, तो दोनों में घमासान युद्ध तो होने वाला है, लीगल वे में आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। तो अभी मान के चलिए पार्टी ए के पास जो है एक एविडेंस है और उसे लगता है कि इस एविडेंस के बुनियाद पर मेरी पार्टी जीत सकती है, तो लॉयर वो एविडेंस पेश करेगा। लेकिन जो पार्टी बी है, उसका जो लॉयर है उसको लगता है कि एविडेंस इतना ठोस नहीं है, ठीक है कि नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी अपनी दलीलें पेश करेगा। अब यहां पर पार्ट बी का जो लॉयर है वो बता रहा है कि सर ये एविडेंस जो है ना इतना वैलिड नहीं है, इतना ये नहीं है, इसका ये ये जो है जो केस को कहीं और डाइवर्जन के तौर पर ये एविडेंस रखा जा रहा है, वो अपनी दलीलें करेगा। और अगर जज को लगा कि हाँ ये जो पार्ट बी का लॉयर है बराबर बोल रहा है कि ये एविडेंस घुमाने के लिए कर रहा है, डेट्स बढ़ाने के लिए कर रहा है, क्योंकि जज बैठा है वहां पर, एक्सपीरियंस बंदा है इन सब से, तो वो वहां पर इस एविडेंस को जो पार्ट ए के लॉयर ने दिया है वो उसको क्या कर देगा? खारिज कर देगा। क्या कर देगा? खारिज कर देगा। मतलब पार्ट बी के लॉयर के साथ वो सहमत होगा और वो बोलेगा कि यस, आपने जो एविडेंस के लिए ऑब्जेक्शन लगाया है मैं उससे सहमत हूं। तो उसको कहते हैं सस्टेंस ऑब्जेक्शन टू एविडेंस। ठीक है कि नहीं? मतलब मानना। लेकिन वो उसको लगता है कि अरे ये पार्ट बी वाला लॉयर तो कुछ भी बोल रहा है, वो बराबर लेकर आया एविडेंस। तो जज बोलता है कि
एक्सक्यूज मी, मैं आपके ऑब्जेक्शन ऑफ एविडेंस को ओवर रूल्स करता हूं, मतलब मैं खारिज करता हूं, मैं नहीं मानता हूं। मतलब यहां पर भी पार्ट है, कुछ कुछ स्माइल देगा उसको, बोला देखा। इज दैट क्लियर? तो देखो ये सब रूलिंग आखिर में कौन दे रहा है? जज। क्यों? क्योंकि लॉयर जो बैठे हुए हैं वो आखिर में जज की फाइनल डिसीजन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जो पार्टी बैठी हुई है वो जज की फाइनल डिसीजन, जो कोर्ट में जो भी लोग बैठे हैं हर कोई जज की फाइनल बातों को सुनने के लिए बैठा है। बट वेट, इसका मतलब ये नहीं है कि जज जो बोलेगा वही होगा। जज वही बोलेगा जो कानून में लिखा होगा, और उस कानून में लिखी हुई बातों को इंटरप्रेट करके अपनी सूझबूझ से एक सही डिसीजन निकालेगा। इसलिए कभी कभी जो है ना, बोलते हैं ना, एक मार्किंग जजमेंट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इन दो एग्जांपल से तो बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द रूलिंग। तो इसी रूलिंग के कंसेप्ट पर लीगल रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है। और याद रखिएगा, हम लॉ भले ही कितना पढ़ लें, लेकिन लीगल रीजनिंग इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उसको जब तक समझ नहीं पाएंगे, तो उसका निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे, उसका कोई सारांश नहीं है। तो चलिए फाइनल वर्डिंग्स लेते हैं कि लीगल रीजनिंग जो है helps other courts, lawyers and judges to use and follow the ruling in subsequent proceedings। जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी कहा कि जो जजमेंट एक केस में देगा, तो इसी केस से रिलेटेड फ्यूचर में और भी केसेस आएंगे, जैसे कि कस्टडी वाला है, तो अदर लॉयर्स, अदर जज भी इस केस को रिफर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन और एनालिसिस सेक्शंस। इसीलिए जो भी केस के जो फाइनल डिसीजंस होते हैं उसको बकायदा बहुत बारीकी से लिखा जाता है कि भैया किस बुनियाद पर ये चीजें रखी गई हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? सो आई बिलीव आपको जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लीगल रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया। अब बात ये आती कि सर इसको प्रैक्टिकल वे में कुछ बता दो तो समझ में आ जाए। तो फिलहाल तो वैसे हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन हम एक केसेस कुछ लेकर आएंगे तो उससे हमको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं आपके पास जो है अगले वीडियो में लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल सिचुएशन के बेस पर क्या आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। दैट मीन्स लीगल प्रिंसिपल, अपने लीगल के कुछ सिद्धांत होंगे, वो सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे, और जो एक्चुअल सिचुएशन हुआ है उनको ध्यान पर रखकर, दोनों को समझकर, अपनी रीजनिंग लगाकर, थिंकिंग प्रोसेस को लगाकर एक आउटपुट बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हमारा लीगल रीजनिंग कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया और आपको पता चला कि व्हाई learning objective is very important. In every cases, here we are talking about the legal reasoning. So till then, we must understand the legal reasoning. तो चलो मिलते हैं हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but positive. Thank you.